हेलो दोस्तों, नमस्कार। दो वीडियो अपने पाचन तंत्र के पढ़ लिए हैं और तीसरा वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो के अंदर हम फूड पाइप से होते हुए कहाँ तक पहुँच गए थे? स्टमक तक पहुँच गए थे। अब देखिए, स्टमक की बात करते हैं अपन। स्टमक स्टमक को क्या बोला जाता है? तो आप बताएंगे सर, उदर गुहा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उदर गुहा बोला जाता है। या क्या बोला जाता है? आमाशय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आमाशय। देखो, इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ रफली, एक बार समझने की कोशिश करते हैं बहुत आराम आराम से। मान लीजिए ये आपका क्या है, यहाँ से ये आपका है भोजन नलिका। क्या है? भोजन नलिका। ठीक है। अब ये आपकी जो भोजन नलिका है ये किससे कनेक्ट होगी? तो आपकी ये कनेक्ट होगी इधर से, आपका है ये यहाँ पे क्या है आपका? आमाशय। क्या है यहाँ पे? ये आमाशय। इतनी बात समझ में? ये क्या है? आमाशय है आपका। ठीक है। देखो, जो मुख में जो भोजन आता है ना, मुख में जो अर्धपचित भोजन होता है उसको बोलस कहा जाता है। और ये जो आपका स्टमक के अंदर जो भोजन है इसको कहा जाता है, किसके नाम से बोला जाता है? काइन के नाम से। तो आप क्या कहेंगे? आमाशय के अंदर जो भोजन रहेगा उस भोजन को क्या कहा जाता है? तो आप बताएंगे किस नाम से? काइन के नाम से बोला जाता है। इतनी बात समझ में? अब ध्यान देना, इसके यहाँ जो ये परत है ना, यहाँ पे आमाशय के अंदर इसमें पाया जाता है, आप बोलेंगे सर गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या पाया जाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड इसी को क्या कहा जाता है? तो आप बताएंगे सर इसको बोला जाता है आमाशय रस। क्या कहा जाता है? आमाशय रस। या इसी को कहा जाता है जठर रस। क्या कहा जाता है? जठर रस। ठीक है। आमाशय रस या जठर रस। पहली बात तो ये आमाशय रस का जो पीएच मान होता है ना वो कितना होता है? तो आप बताएंगे सर 1 से 1.5 तक। 1 से 1.5। कुछ बच्चों की दिक्कत ये होगी कि सर ग्लैंड क्या है, ग्रंथि क्या है? तो एक बात में ध्यान से देखना कि ग्लैंड क्या होता है। पहला क्वेश्चन तो ये, और दूसरा ये कि आपकी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है या आमाशय ग्रंथि है ये अंतःस्रावी ग्रंथि है या बहिःस्रावी ग्रंथि है, इसका पता कैसे कर चलता है? ध्यान देना, शरीर के ऐसे ऑर्गन्स जो या तो एंजाइम स्रावित करते हो, क्या स्रावित करते हो? या तो एंजाइम स्रावित करते हो या हार्मोन स्रावित करते हो, वो क्या कहलाते हैं? ग्लैंड्स कहलाती हैं, ग्रंथियां कहलाती हैं। इतनी बात समझ में? अब जो ग्रंथि एंजाइम स्रावित करती हैं वो कहलाती हैं बहिःस्रावी ग्रंथि। क्या कहलाती हैं? बहिःस्रावी ग्रंथि। और जो ग्रंथि हार्मोन स्रावित करती हैं वो क्या कहलाती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। जो ग्रंथि हार्मोन स्रावित करती हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियां, और जो एंजाइम स्रावित करती है वो बहिःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। तो सर इस हिसाब से आप ये बताएंगे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो आपकी आमाशय ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि होगी या आपकी बहिःस्रावी ग्रंथि होगी। तो इस बात का पता भी आपको अभी चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? ध्यान देना, ये आमाशय ग्रंथि होती है ना, ये इससे क्या क्या स्रावित होता है? तो आप बताएंगे सर इससे स्रावित होता है एंजाइम। क्या स्रावित होता है? एंजाइम। इसके अलावा क्या क्या आता है इस जठर रस में? भाई ये क्या स्रावित करती है? आमाशय रस स्रावित करती है। बात समझ में आई? क्या स्रावित करती है? ये आमाशय रस। और इसी आमाशय रस में क्या होता है तुम्हारा? एंजाइम पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है और पानी पाया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में? अब रही बात, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है इसका जो आकार होता है, इसकी जो आकृति होती है वो कुछ ऐसी होती है, जे आकार की। ठीक है, ये जे टाइप होता है। ऐसे कैसे आकार की होती है? जे आकार की। और ये जो आमाशय रस जो बनाती है ना, आमाशय रस ये कितना बनाती है? तो आप बताएंगे सर ये 2000 से 3000 मिलीलीटर। 2000 से
3000 मिलीलीटर बनाती है। कौन सी बनाती है? ये वाली बनाती है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से कि भाई इसके अंदर अम्ल तो कौन सा पाया जाता है? तो आप बताएंगे सर HCl। HCl का पूरा नाम क्या होता है? तो आप बताएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इससे मैं आपको 5 या 6 क्वेश्चन बताता हूं। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जाएगा स्टमक के अंदर पाया जाने वाला अम्ल बताओ, तो आप क्या बताएंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड। इसके बाद में आपसे पूछेगा कि भाई इसका pH मान कितना होता है, तो आप pH मान बताएंगे 1 से 1.5 के बीच में। इसके बाद में एक और क्वेश्चन बताता हूं आपको, तो ये कैसा होता है भाई? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, यानी पर्बल एसिड होता है। आपसे ये क्या होता है? पर्बल एसिड। इसके बाद में अगर मैं इसका उपनाम बताऊं कि उपनाम क्या होता है, तो आप बताएंगे सर उपनाम होता है म्यूरेटिक एसिड। म्यूरेटिक एसिड क्या होता है? म्यूरेटिक एसिड। अब इसका काम क्या होता है कि भाई ये स्टमक में क्यों पाया गया है, इसका हम लोग काम जानने की कोशिश करते हैं आराम से, बहुत डिटेल से। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो HCl अम्ल होता है, HCl अम्ल, इसके कारण होती है एसिडिटी। क्या होती है? एसिडिटी। देखो अगर आपने कोई तली हुई चीज खाते हो, तली हुई चीज खाने के कारण उसको पचाने के लिए ज्यादा मात्रा में अमाशय रस स्रावित होता है, और ज्यादा मात्रा में अमाशय रस स्रावित होने के कारण HCl का अमाउंट बढ़ जाता है, और HCl का अमाउंट बढ़ने के कारण क्या होती है? एसिडिटी होती है। इतनी बात समझ में? अब एसिडिटी खत्म कर किससे होती है? एसिडिटी होने का कारण तो क्या हो गया? HCl। खत्म के लिए अपन लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये कम से कम तुम्हारी SSC CGL रेलवे ALP के अंदर और D ग्रुप में बार बार क्वेश्चन आता है, बाजार में बिक रहे प्रति अम्ल के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। या बाजार में जो इनो लेते हो तुम लोग, उस इनो में भी क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो एक तो आपका क्या काम हो गया सर? एसिडिटी HCl के कारण होती है। इतनी बात समझ में? दूसरा इसका उपयोग होता है, वो किसके कारण होता है? इसमें ध्यान देना। देखो आपके भोजन के साथ मान लीजिए कोई बैक्टीरिया चला गया, कोई सूक्ष्म जीव चला गया, तो उस सूक्ष्म जीव को क्या कर देता है? ये खा जाता है या नष्ट कर देता है। भोजन के साथ यदि कोई बैक्टीरिया या माइक्रो सूक्ष्म जीव चला जाता है, उसको क्या करता है? ये खा जाता है। कौन? HCl अपनी अम्लीय प्रवृत्ति के कारण ये इसको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। 2, इसके अलावा HCl का उपयोग बाथरूम की सफाई करने में भी किया जाता है। तीसरा इसका यूज होता है, वो होता है बाथरूम की सफाई में भी इसका यूज होता है। किसका यूज होता है बाथरूम की सफाई में? अम्ल का। इसके अलावा देखो मैं 2-3 क्वेश्चन और बताता हूं। देखो आपने एक बात सुना होगा, क्या सुना होगा? अम्लराज सुना है? अम्लराज एक्वा रीजिया सॉल्यूशन, जिसमें नोबल धातुओं को पिघलाया जाता है। नोबल धातु कौन कौन सी आपकी? प्लेटिनम है, सोना है, चांदी है, ठीक है। नोबल धातु यानी अक्रिय धातुओं को पिघलाया जाता है किसके अंदर? अम्लराज में। सुनार इसका यूज करता है इन धातुओं को पिघलाने में। तो एक्वा रीजिया सॉल्यूशन या अम्लराज बनाने में किसका यूज होता है? HCl का यूज होता है। इसका उपयोग होता है देखो अम्लराज बनाने के लिए HCl प्लस HNO3 नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यूज किया जाता है। आपसे पेपर में क्वेश्चन करेगा अम्लराज बनाने के लिए किन 2 एसिडों का उपयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे HCl HNO3। आपसे क्वेश्चन पूछेगा अम्लराज बनाने में HNO3 के अलावा कौन सा अम्ल यूज होता है, तो आप बताएंगे HCl। आपसे क्वेश्चन पूछेगा अम्लराज के अंदर HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है? 3:1। अगर परसेंटेज की वैल्यू करेंगे, परसेंटेज की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 75% और ये कितना हो जाएगा? 25%। मतलब 100 में से ये तीसरा हिस्सा है तो 75%, ये चौथा हिस्सा है तो ये 25%। ये अम्लराज का उपयोग किया जाता है किसमें? नोबल धातुओं को पिघलाने में। और नोबल धातु कौन सी होती है मैं रसायन में तुम्हें डिटेल से पढ़ाऊंगा पूरी चीजें।
जैसे आपको बायो पढ़ने के मिल रही है वैसे फिजिक्स पढ़ने के लिए मिलेगी, और वैसे ही आपको केमिस्ट्री विद न्यूमेरिकल सहित। अब ध्यान देना, और एक चीज बात करते हैं। देखो आपके जो ये एंजाइम बच गए इधर वाले, क्या बच गए सर? एंजाइम कौन से पाए जाते हैं? तो देखो ये एंजाइम पाया जाता है, एक तो प्रोपेप्सिन, प्रोपेप्सिन, एक होता है परोरेनिन, परोरेनिन, बात समझ में? परोरेनिन, ये दोनों क्या होते हैं? असक्रिय होते हैं, डीएक्टिवेट अवस्था में होते हैं। कैसे होते हैं भाई? ये डीएक्टिवेट अवस्था में होते हैं, प्रोपेप्सिन और परोरेनिन, इनको सक्रिय करने का काम करता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करने का काम कौन करता है, तो आप बताएंगे एचसीएल करता है। आपसे पूछेगा कि भाई ये जो रेनिन है ना, प्रोरेनिन, इसको सक्रिय करने का काम कौन सा एंजाइम करता है, तो आप बताएंगे कौन सा अम्ल करता है? एचसीएल करता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्टमक के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप बताएंगे कौन सा? एचसीएल। आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्टमक के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आप बताएंगे पेप्सिन। तो अब रही बात ये पेप्सिन और परोरेनिन क्या काम करते हैं, देखो ये अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा, ठीक है? पेप्सिन और परोरेनिन क्या काम करते हैं, इनको मैं मिटा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो ये जो प्रोपेप्सिन था, इसका एक्टिवेट होने के बाद में इसका नाम हो जाता है पेप्सिन, और जो परोरेनिन था इसका नाम हो जाता है एक्टिवेट होने के बाद में रेनिन। बात समझ में? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे आपने कोई प्रोटीन खाया, उस प्रोटीन का पाचन किस में होता है, तो आप बताएंगे सर पेप्टाइड में होता है। और कौन सा एंजाइम करता है, तो आप बताएंगे पेप्सिन, ठीक है? ये पेप्टाइड या पेप्टोन, पेप्टाइड या पेप्टोन। तो आपसे क्वेश्चन करेगा प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, तो आप बताएंगे पेप्सिन, पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन। बात समझ में? इसके बाद में हम बात करते हैं रेनिन। आपने क्या खाया, क्या पिया भाई? दूध पिया, मिल्क। इसका पाचन कौन करता है, तो आप बताएंगे सर रेनिन करता है। और किस में कन्वर्ट करेगा? कैसीन में। तो आपसे क्वेश्चन करेगा कि दूध में कौन सी प्रोटीन प्राप्त होती है, तो आप बताएंगे कैसीन। आपसे क्वेश्चन करेगा प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन। देखो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा दूध पीते हैं, छोटे बच्चों को दूध ज़्यादा पिलाया जाता है, खाना इतना खाते हैं नहीं है। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन बच्चों में सर्वाधिक स्रावित होने वाला एंजाइम कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? एंजाइम का नाम कौन सा बताएंगे? रेनिन बताएंगे। कौन सा बताएंगे? रेनिन। इतनी सारी बात आपको किस में पढ़नी थी? अमाशय के अंदर पढ़नी थी। अब ध्यान से समझना मेरी बातों को, और हम इस चैप्टर को डिटेल से आगे पढ़ते हैं। ये स्टमक की बात हो गई। अगर आपसे पूछूं कि मुख के अंदर किसका पाचन होता है, तो आप बताएंगे कार्बोहाइड्रेट का। आपको क्वेश्चन पूछा जाए स्टमक के अंदर किसका पाचन होता है, तो आप बताएंगे किसका पाचन होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। वसा का पाचन स्टमक में भी नहीं होता है, और ना ही आपका किस में होता है? मुख के अंदर होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन, यहाँ जो प्रोटीन होता है वो 90% पाचन होता है, 10% प्रोटीन अभी बचा हुआ है, जिसका पाचन होगा वो ड्यूडेनम में होगा, छोटी आंत के अंदर होगा। अब ध्यान देना, देखो यहां इसके ऊपर की साइड में एक ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है, जिसका नाम होता है क्या? आप बोलेंगे सर लीवर। बात समझ में? इसके नीचे कुछ इस तरीके का हिस्सा लगा हुआ होता है, यहां पाया जाता है क्या? गोल ब्लैडर, जिसे क्या कहा जाता है? पित्ताशय। क्या बोला जाता है? तो आप बताएंगे पित्ताशय।
सुनना ध्यान से बात, काम की चीजें हैं। यहां से क्वेश्चन बताऊंगा मैं जो डी ग्रुप के अंदर आया था इस बार, ठीक है। और यहां जो पाई जाती है, यहां इस तरीके की पत्तेनुमा आकृति होती है, ये एक और ग्लैंड पाई जाती है और इस ग्लैंड का नाम है पैनकरियाज। पैनकरियाज का दूसरा नाम होता है अग्नाशय। अमाशय अलग है और अग्नाशय अलग है। अग्नाशय, अग्नाशय ग्लैंड, बात समझ में। अब यहां से थोड़ा सा मुझे इसको पास बनाना चाहिए था, तो मैं आपको रफली डायग्राम बता देता हूं। यहां एक पार्ट जुड़ा हुआ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, किसका? छोटी आंत का। अब छोटी आंत इस तरीके से होगी आपकी, इस तरीके से, इस तरीके से, यहां से। ये वाला जो हिस्सा है मैं इसको मिटा रहा हूं, मेरे को जगह चाहिए, ठीक है। ध्यान देना, बहुत काम की चीज है। देखो मेरी बात सुनना, एक एक पॉइंट सुनना। ये जो है यहां से यहां तक जो मार्क चल रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा यहां तक, ठीक है। ये अलग से डायग्राम बना देता हूं मैं इसका। ध्यान देना, ये होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको क्या कहा जाता है? छोटी आंत। छोटी आंत, इसके बाद में आगे छोटी आंत है। इसमें लीवर और ये अग्नाशय ग्लैंड मुझे यहीं पढ़ाना है। बहुत काम का चैप्टर, आपका क्वेश्चन पेपर में यूं निकल जाएगा। पटवार के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, एनटीपीसी, ग्रुप डी, राजस्थान पुलिस, सभी XYZ एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट, हेल्पफुल रहेगा। ध्यान से समझना। देखो ये जो पार्ट होता है इसे कहा जाता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या कहा जाता है? ड्यूडेनम, ठीक है। ये वाला हिस्सा ड्यूडेनम का है। ये वाला जो हिस्सा है वो है जेजुनम का। जेजुनम का। ये जो हिस्सा है वो किसका है? इलियम का। इसको बोला जाता है हिंदी में ग्रहणी। इसको कहा जाता है अग्र क्षुधांतर। इसको कहा जाता है वृहदांतर। क्या कहा जाता है? वृहदांतर। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, सुनना मेरी बात, और ये बात क्यों कहते हैं ऐसा, ये बात भी आपको समझ में आ जाएगा जब आप छोटी आंत पढ़ लोगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पाचन तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो आप बताएंगे क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। आपसे पूछा जाएगा छोटी आंत में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो आप बताएंगे ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में भोजन का पाचन होता है, इलियम में भोजन का अवशोषण होता है। तो सर जेजुनम में क्या होता है? जेजुनम में कुछ नहीं होता। जेजुनम सिर्फ इतना काम करता है, ड्यूडेनम में जो पचित भोजन है उसको अवशोषित करके इलियम के पास ट्रांसफर करता है। इतना सारा काम किसका है? जेजुनम का। अब आपसे ये कहेंगे यहां से